आज आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ लखनऊ के एक अस्पताल में हुआ था। ये घटना मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटित हुई। उस वक्त मैं लखनऊ में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उस दिन मैं अपनी बाइक पर सवार हो घर की ओर जा रहा था। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने रुक कर देखा तो मेरे दोस्त रिंकू का फोन आ रहा था। मैंने फोन उठाया तो आगे से रिंकू बहुत ही परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ है, तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना घबराया हुआ क्यों है? तो उसने रूंधे गले से कहा कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। उसकी ये बात सुन मैं भी घबरा गया था। फिर मैंने जल्दी से बाइक मोड़ी और हॉस्पिटल की ओर निकल गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उस वक्त तक शाम के 5 ही बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और रिंकू को फोन मिलाने लगा, लेकिन उसका फोन व्यस्त चल रहा था। तो मैं ऐसे में आगे बढ़ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। हर तरफ दवाइयों और सीलन की गंध आ रही थी जो मुझे परेशान करने लगी थी, और ऊपर से चारों तरफ दिखते बीमार लोग जिन्हें देख एक अजीब सा एहसास हो रहा था। चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई थी। ऐसे में किसी का भी मन उदास और विचलित हो जाए। मेरी आंखें यहाँ वहां बस रिंकू को ही खोज रही थी। मैं रिंकू को ढूंढ ही रहा था कि मेरा फोन बजा। मैंने अपनी जेब से जो फोन निकाला तो मैंने देखा कि रिंकू का ही फोन आ रहा है। मैंने फोन उठाया तो रिंकू ने मुझे 6 नंबर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आने को कहा। मैं जब उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसकी हालत देख उसके अंदर जाने का मन नहीं हुआ। हर तरफ सीलन, दीवार से उतर रही पपड़ी। वो बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर हालत में लग रही थी, और वहां साफ सफाई भी कोई खास नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर उसके अंदर दाखिल हुआ। मैं सीढ़ियों से होते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वह बिल्डिंग की आखिरी मंजिल थी। अब मुझे बस 66 नंबर हॉल को ही ढूंढना बाकी था जो उस मंजिल पर ही था। मैं गिनती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी मैं एक बूढ़े से टकराने से बाल बाल बचा। उस बूढ़े ने वैसाखी ले रखी थी जिनके सहारे वो धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं उसे वहां रुका तो वह मुझे ही घूरने लगा, जैसे कि मैंने यहां आकर कोई गुनाह कर दिया हो। उसकी आंखों ने गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया और मुझे 66 नंबर हॉल भी मिल गया। मैं जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुआ तो लास्ट कोने में रिंकू एक बेड के पास खड़ा हुआ था और बहुत ही दुखी लग रहा था। दरअसल उसके बड़े भाई को चोट लगी थी, तो ऐसे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं उसके पास गया और उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे देख वह थोड़ा भावुक सा हो गया। मैंने उससे पूछा कि अब हालत कैसी है, तो उसने बताया कि अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके परिवार के भी काफी लोग वहां आए हुए थे, तो ऐसे में मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका और रिंकू के साथ बाहर आ गया ताकि उसका मन भी कुछ हल्का हो सके। मैं रात के 9 बजे तक वहीं था और अब मुझे घर जाना था, तो मैं रिंकू के पास गया और उससे कहा, मुझे अब चलना चाहिए। तो उसने कहा कि तुम आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम रहोगे तो थोड़ा हौसला रहेगा मुझे। मैं वहां रुकना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर तरफ फैली दवाइयों और सीलन की गंध मुझे परेशान किए जा रही थी। मैं जल्द से जल्द वहां से बस निकलना चाहता था, लेकिन रिंकू को ऐसे हालात में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास वहां रुकने के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने घर पर फोन किया कि और बताया कि मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी थी। चारों तरफ खामोशी का मंजर था। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा पड़ा था। लगभग हॉस्पिटल का स्टाफ जा चुका था। कुछ एक डॉक्टर और नर्सेस ही वहां रुके हुए थे जिनकी ड्यूटी रात की थी। रात को यह हॉस्पिटल और भी भयानक और डरावना हो जाता है। हम दोनों दोस्त देर रात तक बातें करते रहे। रात के करीब 12 बजे रिंकू को नींद आने लगी तो वह हॉल के बाहर के बैठने वाले बेंच पर ही सो गया। मैं उसके पास ही बैठा हुआ था। उस माहौल में नींद मेरे आसपास भी नहीं थी। मैं भी उसी के पास वाले बेंच पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन वहां नींद आना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं लेटा रहा। कुछ पल बाद एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। जब मैंने उठकर देखा तो एक चिड़िया खिड़की पर लगे कांच पर चोट मार रही थी। मैं उठा और उसे देखने लगा। वह उठती और उस कांच पर जाकर जोर से चोट मारती। वो लगातार उस पर वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कांच उसका दुश्मन हो और वह चिड़िया उस पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही हो। एक बार फिर उस चिड़िया ने उड़ान भरी और उस कांच पर वार किया, लेकिन इस बार वह कांच से टकराई और नीचे गिर गई। मैं उठा और देखने लगा कि क्या हुआ। मैं जब उसके पास गया तो वह तड़प रही थी और उठकर उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उड़ नहीं पा रही थी।
मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं सन्न रह गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अचानक आए इस सैलाब से मैं डर गया। मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कौन है, तो मैं क्या देखता हूं कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो करीब 70 साल का रहा होगा। उसके बाल सफेद थे और हल्की सफेद दाढ़ी भी थी। मुझे ही घूरे जा रहा था। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तो मैं उसे बताने लगा कि वह चिड़िया वहां तड़प रही है। तभी वह बीच में ही बोल पड़ा, कौन सी चिड़िया? मैं उसे बताने के लिए पीछे मुड़ा कि मैं क्या देखता हूं कि वह चिड़िया तो वहां से गायब हो चुकी थी। और मैं जैसे ही उस बूढ़े इंसान की ओर मुड़ा तो मैं ये देख टहल गया कि उस आदमी की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह से घबरा गया कि ये क्या हो गया इसे। मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा। वो आदमी एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था कि कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया। मैं ये सब देख बहुत ज्यादा डर गया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं किसी तरह से उसके पीछे झांक कर अपने दोस्त रिंकू को बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वह बेफिक्र हो सो रहा था। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी और वह आदमी धीमे धीमे कदमों से मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर रख रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और तभी अचानक मेरा पैर दीवार से टकराया। अब तो पीछे हटने के लिए जगह भी नहीं थी कि तभी क्या होता है कि एक काली परछाई अचानक से उस आदमी के पीछे आ खड़ी होती है। उस परछाई की गहरी काली आंखों को साफ साफ देखा जा सकता था, जो मुझे ही घूरे जा रही थी। उसका वो रुख बहुत ही भयानक और रूह को कंपा देने वाला था। फिर उस परछाई ने अपना एक हाथ उठाया और उस आदमी के कंधे पर रखा और उस आदमी को तेजी के साथ खींचकर उस हॉल में ले गई जहां रिंकू का भाई एडमिट था। मैं तेजी से उस हॉल की ओर भागा और जैसे ही मैंने उस कॉल का दरवाजा खोला तो मैं क्या देखता हूं कि वह परछाई रिंकू के भाई के बेड के पास ही खड़ी है और मुझे ही घूरे जा रही है, पर वह आदमी वहां नहीं था। तभी अचानक वह तेजी से मेरी ओर बढ़ी। अचानक झटके से मेरी आंख खुली। वो एक सपना था। मैं पसीने से भीगा उठा। मेरी सांसें तेज थीं और दिल किसी ट्रेन के इंजन की तरह भागे जा रहा था। डर के मारे मैं इधर उधर देख रहा था। मैं जाग चुका था, पर खुद को अभी भी सपने में महसूस कर रहा था। तभी पास ही सो रहा रिंकू उठा और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ और यह तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मैंने जवाब दिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और कहता भी क्या, यह सपना भी बड़ा अजीब था। मैं उठा और पानी पीने चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरा मन बड़ा विचलित था। वो सारी बातें अभी भी मेरे मन में घूम रही थी। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद जब मन कुछ हल्का हुआ तो वापस सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मुझे नींद भी आ गई, पर सुबह जल्दी ही रिंकू ने मुझे उठा दिया, क्योंकि उस रूम में जहां रिंकू का भाई एडमिट था वहां रात को किसी की मृत्यु हो गई थी। मैंने रिको से पूछा, कौन है, किसकी मौत हुई है? तो उसने बताया कि एक अंकल थे जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, वही रात को गुजर गए। उनकी बॉडी ले जा रहे हैं। जब उनकी बॉडी बाहर लाई जा रही थी तभी मेरी नज़र उन पर पड़ी। ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह तो वही शख्स है जो रात मुझे सपने में दिखा था। इसका मतलब वह सब सच था। यह ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और सांसें गहरी होती चली गई। इसका मतलब वह परछाई उन्हें लेने आई थी और कहीं वह मौत तो नहीं थी। ये सोचते ही मेरी रूह कांप गई कि मैंने मौत को देख लिया। तभी मुझे एक ख्याल आया कि वह तो रिंकू के भाई के पास भी खड़ी थी। इसका मतलब, ये सोचते ही मैं अंदर गया और रिंकू के भाई को देखने लगा। उसके पास पहुंचा। मुझे यह देख राहत मिली कि उसकी सांसें चल रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।